नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। 4:50 हो रहे हैं और आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हम लगातार तस्वीरें रतन टाटा के उस आखिरी सफर की दिखा रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां उनके इस अंतिम सफर में उन्हें अलविदा कहने के लिए पहुंची हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज एक राजनीति की बड़ी खबर भी आई। सबसे पहले उस बड़ी खबर के क्या कारण थे और क्यों उस पर आज चर्चा करनी पड़ी है, कुछ बयानों के जरिए आपके सामने रखूंगी। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे। कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये देखा आपने, ये नसीहत, ये तंज और आरोप कांग्रेस पर कोई और नहीं, उनके अपने लगा रहे हैं। उनके अपने कौन? इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन के साथी। और ये सब क्यों? क्योंकि कांग्रेस इकोसिस्टम के मुताबिक जो जीत तय थी उसे कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने हार में तब्दील कर दिया। कोई कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साध रहा है, कोई सहयोगियों को नजरअंदाज करने का मुद्दा बना रहा है, कोई शैलजा के अपमान की बात कर रहा है और शैलजा के कांग्रेस को आईना दिखाने की बात कर रहा है। और जहां अगला विधानसभा चुनाव होना है यानी महाराष्ट्र, वहां तो उद्धव गुट कांग्रेस की क्षमता पर ही सवाल उठा रहा है। उनका तो यह मानना है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। हालांकि जो बातें कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं उसको आंकड़ों के जरिए भी हम साबित कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कहना ये उचित होगा कि अब तो आंकड़े भी इसे सही साबित कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सहयोगी दल के साथ बीजेपी के सामने लड़ रही थी, वहां तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। लेकिन जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, ज्यादातर वैसे राज्य में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ी हुई नजर आई। और कैसे? कांग्रेस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी 2019 में, सहयोगियों के साथ पहुंची 13 सीटें। यहां पर कांग्रेस के साथ उस राज्य के मजबूत क्षेत्रीय दल मौजूद थे। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस 2019 में सिर्फ एक सीट जीत पाती है, उसी महाराष्ट्र में आप देखिए 2024 आते आते एनसीपी के साथ जब कांग्रेस लड़ती है तो टैली को पहुंचा देती है 13 तक। अब लोकसभा में सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई। ठीक वैसे ही बिहार में भी यही हुआ, जहां कांग्रेस 2019 में सिर्फ एक सीट लाती है, एक सीट, और 2024 में 3 सीटें जीत जाती है। उत्तर प्रदेश में 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पाती है। ये तो बिहार लोकसभा चुनाव है। कुछ ऐसा ही जो मामला है वो आपको उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। 2019 में कितनी सीटें मिली है? एक सीट, और 2024 में 6 सीटें जीत कर लाती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। जबकि अगर बात कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले की मैं करूं, राज्यों में जहां कोई तीसरी ताकत नहीं है, सीधे मुकाबले में, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला रहा और कांग्रेस 2019 से भी बुरा प्रदर्शन करते हुए एक सीट नहीं जीत पाती। ये आपके सामने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है, वहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की एकदम क्लियर सीधी टक्कर है। तो ये देखिए आपने 2019 में 1, 2024 में 0। आगे आ जाइए छत्तीसगढ़ में 2019 में 2 सीटें, 2024 में क्या आलम है आपके सामने। हिमाचल में, उत्तराखंड में 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा आप देखिए साफ था 2024 में भी। हालांकि हरियाणा और राजस्थान में जरूर कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। 2019 में 0 थी सीटें, 2024 में हरियाणा में 5 सीटें उसने जीती। राजस्थान में 8 सीटें हासिल की, 2019 में 0 थी। सिर्फ यही वो आंकड़े नहीं है जिसकी वजह से सहयोगियों के साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस को सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी पार्टी कहती है। बार बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं परजीवी कांग्रेस को।
पिछले कुछ विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन का खामियाजा उसके सहयोगी दलों को उठाना पड़ा है। कैसे? बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव देखिए। लालू की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के साथ गठबंधन किया। क्या आलम है देख लीजिए। चुनाव लड़ा 144 सीटों पर, जीत हासिल की 75 सीटों पर। सीपीआई ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की 12 सीटों पर। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की 19 पर। स्ट्राइक रेट आपके सामने है। 52% आरजेडी, 63.1% लेफ्ट की पार्टियां एंड 27.1% कांग्रेस। यह बिहार में हुआ है और इसका स्ट्राइक रेट बता रहा है कि कौन कैसा प्रदर्शन करता है। और अब आ जाइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए, हालिया चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत कितनी मिली? 42 सीटों पर। स्ट्राइक रेट कितना है? 75%। 38 सीट्स पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, जीत कितनी हासिल करती है? 6 सीटों पर। स्ट्राइक रेट क्या है? 15.7%। गठबंधन में लड़ रही है तो फायदा है। फायदा किसका? कांग्रेस का। अकेले लड़ रही है तो नुकसान। नुकसान किसका? कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश लोकसभा भी आपके सामने, यहां भी स्ट्राइक रेट आप बिल्कुल यहां मेरे बगल में देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट है 59.6% और कांग्रेस का क्या है स्ट्राइक रेट? 35.2%। 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस और जीतती कितने पर है? 6 पर। 62 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती किस पर है? 37 सीट्स पर, 37 सीटों पर। ये आंकड़े सबको दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना गुट के। महाराष्ट्र और झारखंड में जो दूसरी सहयोगी पार्टी है वो भी देख रही है और इसीलिए परेशान कर रहे हैं ये आंकड़े। आज देश में एक ही सवाल गूंज रहा है और सवाल क्या है? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 तक पहुंची है? अकेले अभी भी कांग्रेस बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे गूंज। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं बहस। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको अजीज खान साहब नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दो और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ तब करवा दूंगी। लेकिन सुधांशु जी, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? सारे सहयोगी मिलकर या कांग्रेस अकेले अपने दम पर? देखिए, हमारे लिए इनमें से कोई खतरा नहीं। वास्तविकता में खतरा वो है, वो शक्तियां हैं जो कि भारत को कमजोर करना चाहती हैं, क्योंकि भारत आज वैश्विक क्षेत्र पर जिस शक्ति के साथ उठ रहा है, उभर रहा, वो बहुत से लोगों को नागवार गुजर रहा होगा। तो मानी हुई बात है, वो तमाम शक्तियां चाहेंगी कि भारत की शक्ति को कैसे रोका जाए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं तो लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ये बताइए, भारत के हमारी सरकार आने से पहले, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाइना के बॉर्डर पे जितने रोड के प्रोजेक्ट थे सब के सब रुके हुए थे। क्यों? इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ऐसा वो बनाया हुआ था, सब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से रुके थे और उस समय की सरकार उस दबाव में रहती थी। हमारी सरकार आई, हमने 40 किलोमीटर की रेंज के अंदर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ब्लैंकेट क्लियरेंस दे दिया इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे। अब आप सोचिए कौन से लोग थे जो उसको रोके रखना चाहते होंगे। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, एप्पल का आईफोन बनता है, चाइना के बाहर पहली फैक्ट्री लगी हमारी भारत में। हाँ। कर्नाटक में सिर्फ एप्पल की ही फैक्ट्री में स्ट्राइक भी हुई और तोड़फोड़ भी हो गई। किस नाम पे? कि हमें वेजेस सही नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रही है, वो सारी बात समझी जा सकती है। खबर है। अब मैं एक उदाहरण हरियाणा के चुनाव का देना चाहता हूं। देखिए, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में कुल सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 10-12 हजार। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1/4 हो रहा है, तो अगर हम चाहते तो 40-50 हजार लोगों को जो अग्निवीर में कहते, उसकी बजाय हम 12-15 हजार निकालते। हाँ। और सीधे उनको रिक्रूट कर लेते। परंतु प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि एक व्यवस्थित हो। अब आप सोचिए, 140 करोड़ में 12
15,000 कितना हुआ? 0.0001%। उसके लिए आपने पूरे देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया कि भाई तू 0.001% के लिए लड़ जा, जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सोचने की बात है कि ये क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक इन सारे दलों की बात है रूबिका जी, इन सारे दलों के दिल में जो अरमान थे वो तो हरियाणा के बाद उभर उभर के सामने आते चले जा रहे हैं। हाँ। मतलब अब तो सारे दलों के अंदर जो फीलिंग थी वो खुद उभर के सामने आ रही है। ये सुविधा और स्वार्थ के बने हुए गठबंधनों का यही हश्र होता, पर एक चीज बहुत साफ हो गई है, बहुत क्लियर। हरियाणा में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? एक लाइन और बोल दूं, हरियाणा में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? मामन खान। भूपेंद्र हुड्डा नहीं जीते हैं, वो तो 70-72 हजार से जीते हैं। ममन खान 98,000 से जीते हैं। और लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से कौन सी सीट जीती गई थी? असम की धुबरी सीट में कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, राहुल गांधी के 3 गुना ज्यादा से। और असम में जाके आप चेक कर लीजिए, वहां आम बोलचाल की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहते हैं। अब देखिए, असम में AIUDF का वोट खाया और जीत के आ गए। बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए धुबरी से। अब आप आइए, जब ये आपने दिखाया था, महाविकास आघाड़ी के वोट के दम पर महाराष्ट्र में जीत के आए। तेलंगाना में TRS का वोट खत्म किया, तेलंगाना की पॉलिटिक्स हो गई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म, सुधांशु जी, बीजेपी वर्सेस प्रधानमंत्री कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस को परजीवी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये हरियाणा मैं एक लाइन रूबिका जी एक लाइन कह दूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपके दर्शकों को। एक लाइन बस, अजीम खान साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस वोट बैंक के चक्कर में इंडी गठबंधन बना था ना, उस वोट बैंक पे तगड़ी और मजबूत पकड़ ऐसी बनानी शुरू कर दी है कांग्रेस ने कि बाकी सबका तो तिया पांचा होने जा रहा है। TRS, JDS, AIUDF असम में, तेलंगाना में और कर्नाटक में कर दिया। हाँ। हरियाणा में भी क्षेत्रीय दल किनारे हो गए, वो सारा वोट बैंक, वो वाला वोट बैंक मजबूत वाला। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये अखिलेश जी को सोचने का चुनाव आने वाले हैं। 6 सीटों पर तो वैसे भी आप नाम घोषित कर चुके हैं। अजीज भाई, आपको अंदर ही अंदर खबर पड़ गई थी कि ये आप वाला जो वोट बैंक है ना, उस पर सेल लगाई जा सकती है। आप तो खुश होंगे फिर हरियाणा के नतीजों से। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तो देखिए सुधांशु भाई, ये नहीं बता रहे हैं कि जिसके साथ ये मिले उसको इन्होंने खत्म कर दिया, चाहे वो JJP हो, चाहे वो चाहे आपका PDP हो, या तमाम इस तरीके के अकाली दल से लेकर तमाम। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। सवाल इस बात का है कि कौन किसके साथ मिलकर किसको खत्म करने की कोशिश करता है। ये मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय नहीं है। ये पूरे देश ने देखा और किस तरीके से पार्टियों को खत्म किया गया बीजेपी के थ्रू। मैं आज देख रहा हूं कि लगातार 2-3 दिनों से जो बहुत बड़े गंभीरता से चर्चा हो रहा है कि साहब मोदी मैजिक फिर से जीवित हो गया। देखिए, किसी की नाकामी को आप अपना मैजिक का नाम क्यों दे रहे हैं? 2 की लड़ाई, आपसी तालमेल ना बैठने वाली लड़ाई, शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई, तमाम तरीके के आपसी नाइत्तेफाकी होने के बाद जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हरियाणा में, और कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं ये दिन देखने को पड़ रहा है। यकीनन कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो ये एक जो एरोगेंस, ये उसको ले डूबा है। कहीं ना कहीं उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ये कोई मोदी मैजिक नहीं है, इसमें बहुत महिमा मंडल करने की आवश्यकता नहीं है, और ना इसको किया जाए, और ना मुझे लग रहा है जनता इस बात पर को डॉक्टर साहब, हम तो उस मैजिक की बात कर ही नहीं रहे। हम जो बात कर रहे हैं वही चीज आज आप कह रहे हैं। आप उसमें इफ एंड बट क्यों लगा रहे हो? वही बात तो सुधांशु जी कह रहे थे। मैं वही आ रहा हूं। आप लोग कांग्रेस से खफा है, आपको उसका एरोगेंस पसंद नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। कांग्रेस का अहंकार पसंद नहीं है। नहीं, हम आ रहे हैं ना अभी उसी मुद्दे पे, मुझे मौका दे जाए। देखिए, अगर वाकई में चमत्कार है तो जम्मू कश्मीर में चमत्कार क्यों नहीं चला? एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से खफा, कोई खफा नहीं। अपने साथी को जो रास्ता भटक रहा है उसको रास्ता दिखाना, ये कोई बुरा काम नहीं है। और कबीरदास जी ने एक दोहा भी कहा है कि निंदक नेड़े राखिए कि आंगन ले बसाए। अजीज भाई, तो आप एक बात बता दीजिए, ये रास्ता दिखाने के लिए फूलपुर वाली सीट आपने उनको नहीं दी है? देखिए रूबिका जी, अभी सीट का लेन देन इस शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और एक बात जानिए, जो टिकट घोषित किए गए हैं, इस बात को आप जानिए क्यों किया गया। ये बहुत अहम मसला है, इसको समझना आवश्यक है। क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग लड़ किससे रहे हैं? इसलिए कि लड़ हम उससे रहे हैं जिसका तंत्र मंत्र बहुत मजबूत है। अगर हम बहुत लेट कर देंगे, हम जमीनी स्तर पर नहीं जा पाएंगे। हम जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो रहा है ना, तो लेट कौन कर रहा है? बात नहीं है। लेट कौन कर रहा है?
आ रहा हूं प्लीज। यहां तक कि समाजवादी पार्टी तो 10 सीट पे तैयारी कर रही है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो आपसी सामंजस्य के थ्रू बंटवारा होगा, उस पे जो फैसला होगा। ये तो रटी रटाई बात है अजीज भाई, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप रटी रटाई बातें बोले, ठीक है? आप थोड़ा बेबाकी से बात करने वाले इंसान है, अच्छा लगता है आपसे बात करना। आप सीधे तौर पर बताइए ना कि कांग्रेस रेडी नहीं थी। जितना सीरियसली आप उपचुनावों को ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं ले रही थी, तो नहीं ले रही थी, आपने कहा ले भैया हम अपना काम कर रहे हैं, कह दीजिए ना फिर। देखिए रूबिका जी, दो बातें हैं, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए पहली बात तो ये देखना कि ग्राउंड लेवल पर उत्तर प्रदेश में कौन मजबूती से बीजेपी से लड़ सकता है, ठीक है, बस ये भी तो एक अहम सवाल है। हाँ। एक अहम सवाल है, पहला सवाल। एक बात। दूसरी बात, चुनाव, यहाँ का जो उपचुनाव है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस चुनाव है और बीजेपी के तमाम तंत्र मंत्र है वो सत्ता में है। यहाँ सुधांशु जी, 30 उससे सेकंड में लड़ जवाब कोई दीजिए। सकता है मजबूती के साथ। सो भाई समाजवादी पार्टी आपके लड़ सकती तंत्र है। मंत्र के आगे यहाँ कौन मनोबल करता रहे, मान मनोबल करता रहे, इसीलिए 6 सीटों पर कह दिया है उन्होंने। और अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी। मैं बता रहा हूं, देखिए तंत्र किसके पास मजबूत है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के इतिहास का पिछला लोकसभा चुनाव इकलौता चुनाव था। अजीज खान साहब को अगर न याद आए या श्रीवास्तव जी तो मुझे बता देंगे, जब 7 समंदर पार बैठे एक धन कुबेर जॉर्ज सोरेस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत में मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। इतना बड़ा तंत्र है पीछे। और ये कोई मैं विदेश में छपी बात मैं नहीं कर रहा हूं, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान है कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो तंत्र किसका कितना व्यापक फैला हुआ सबको पता। अब इसके ऊपर आते हैं जो उन्होंने बात कही, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रिलेशन तो रूबिका जी कितना बेहतरीन है कि अभी 7-8 महीने पहले की तो बात है, पिछले साल दिसंबर में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस वालों ने कहा था बहुत चिरकुट पार्टी है। और कमलनाथ जी का वो वीडियो याद है, अखिलेश वखिलेश बोला था। तो दिल में तो एक दूसरे के प्रति ये रखते हैं। मगर मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपना घर मत दिखाना किसी को, और यही गलती की है कांग्रेस को, घर मत दिखाना। उन्होंने कहा था अपना वोट बैंक दिखा दिया है। और अब उत्तर प्रदेश में रूबिका जी जानते हैं इनकी क्या स्थिति हो गई, जो पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि किसी और से मोहब्बत हो गई मगर पुराना आशिक लौट आया है। अब ये इस समय तो उस वोट बैंक से मोहब्बत कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, अब पुराना आशिक है कांग्रेस, वो 1990 से पहले वाला। अब जब पुराना आशिक लौट आता है तो नए आशिक के लिए बड़ा खतरा हो जाता है जनाब, कि अगर पुरानी मोहब्बत जाग गई तो फिर अब क्या होगा अंजाम, ये तो खुदा ही बताएगा। और ये बेगानी शादी भी नहीं है कि आप कह दो अब्दुल्ला दीवाना। अजीज भाई देखिए रूबिका जी, बीजेपी अब अपने बारे में सोचे और अपने वोट बैंक को बचाए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कुल मिलाकर के इख्तलाफात पैदा करके वोट को बटोरा था, अब वो वोट बिखर रहा है, अब वो समाजवादी पार्टी के झोले में आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से लोकसभा के चुनाव में चीजें दिखी है। अब ये अपने वोट को बचाए, कहा आप कांग्रेस और समाजवादी आप ये कह रहे हैं कि आपने इनकी दुखती रग पर वार किया है, आपने हिंदुओं को बांटा है और इसीलिए दलित, नॉन दलित, ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन सब में इस वक्त जो है वो रार चल रही है, और खासकर वोट बैंक को लेकर। अजीज भाई आपका भी रुक होगा और सुधांशु जी आपका भी, मेरे बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए तिवारी जी, मुस्कुराइए मत, महाराष्ट्र अगला नंबर है। वो सुधांशु जी मन ही मन में बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आप ही आपस में लड़ते रहेंगे और मावा ले जाएगा कोई और। सुधांशु जी का तो मैं अभिनंदन करूंगा। सारे एग्जिट पोल, सारे पोलस्टर, सारे ही लोग कह रहे थे कि बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। लेकिन जमा लिया तुमने। कैसा जमाया, क्या जमाया, ये जयराम रमेश तो बता रहे हैं, लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए महाराष्ट्र के अंदर हमारे 10-12% वोट जिसकी तरफ जाते हैं वो सत्ता में आता है। तो बीजेपी 41 सीटें 48 में से इतना तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, अब 2 डिजिट में भी आप गए नहीं। कैसा है कि हमारे वोटों के भरोसे देखो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो अभी तो कांग्रेस के कई नेता राज तिलक भी करने निकले थे। नहीं तो तिवारी जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपके वोट महत्वपूर्ण है, सुधांशु जी आपसे बातचीत शुरू कर दें। नहीं, देखिए मैं बताता हूं सुधांशु जी, मैं बीजेपी में ही था और बीजेपी में मिनिस्टर रैंक में किसान मिशन का चेयरमैन था। मैं उद्धव जी को मिला, उद्धव जी नाराज चल रहे थे
मैंने उद्धव जी को पूछा कि उद्धव जी क्या बात है कि आप नाराज क्यों चल रहे, तो 14 से 19 के बीच में उद्धव जी को जो ट्रीटमेंट मिली और उन्हें एक ऐसा विश्वास हो गया कि जो परजीवी बीजेपी बाला साहेब के दरवाजे आके बड़ा भाई छोटा भाई करती थी, वो बीजेपी उनको ही समाप्त करने निकली है। तो उन्होंने किशोर जी आप ये कह रहे हैं परजीवी बीजेपी है, परजीवी कांग्रेस नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। ये मैं सुधांशु जी को बता रहा हूं कि ऐसा असुरक्षितता उद्धव जी के मन में क्यों आई और उद्धव जी आपको छोड़ के क्यों चले गए, और उद्धव जी के जाने के बाद बहुत बड़ा हिंदू वोट जो ओबीसी में का हिंदू वोट वो आपसे दूर चला गया और परिस्थिति ऐसी ही है। महाविकास आघाड़ी चुस्त दुरुस्त है और उद्धव जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके कोई भी तंत्र मंत्र धन शक्ति नहीं चलेगी। नहीं तिवारी जी ऐसा है, मैं यहाँ डिबेट क्यों कर रही हूँ, ये कोई यहाँ बैठ के सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं यहाँ डिबेट कर रही हूँ। डिबेट तो आप ही लोग नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को। मैं चर्चा कांग्रेस और आप लोगों के रिश्ते को लेकर कर रही हूँ। ठीक है आपकी फाइट, आप लोग बतियाते हैं फाइट में बीजेपी और वहां रणनीति में आप लोग लड़ते रहते हैं आपस में। फिर बताइए ना महाराष्ट्र में कौन चुनाव जीतेगा, और आपने चूंकि बीजेपी को कहा कि ये है बड़ी वाली परजीवी, तो सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी आप खा गए उद्धव ठाकरे की पार्टी को। देखिए तिवारी जी ने कहा उद्धव जी के नेतृत्व में, यही तो सवाल है तिवारी जी। शरद पवार जी और कांग्रेस दोनों कह चुके हैं नेतृत्व किसी का प्रोजेक्टेड नहीं है और जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। यही तो अरेंजमेंट बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से हमारे साथ था। इतने ही पे मान गए होते तो वहां जाके इस हालात पे न फंसे होते कि जिस चीज के लिए गए थे उसी पे वहां पे लाले पड़ रहे हैं और यही सुनना पड़ रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। और परजीवी का मैं उदाहरण देता हूं। फैक्ट यह है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा उसका हश्र क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती ने हमको छोड़ा, देखिए क्या हुआ। अकालियों ने हमको छोड़ा, क्या हुआ। और शिवसेना ने हमको छोड़ा तो क्या हुआ। और मैं बताना चाहता हूं हमने बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टियों के लोगों को बड़े पद दिए। हमने बसपा से गठबंधन किया, 174 हमारे थे, 67 बसपा के सीएम मायावती को बनाया। जेडीएस से गठबंधन किया कर्नाटक में, 40 उनके थे और 80 हमारे थे। हमने कुमार स्वामी को सीएम बनाया। और जेडीयू का में आप याद करिए नीतीश कुमार जी जब सीएम बने थे उससे पहले 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। 95 में 7 सीटें समता पार्टी की और 42 भाजपा की थी। और शिवसेना में याद करिए महोदय, उस जमाने में हम बड़ी पार्टी थे। महाराष्ट्र में आप बड़ी थे, मगर आप ये बताइए हमने लोकसभा में स्पीकर मनोहर जोशी को बनाया था। शिवसेना 16 सीटों की पार्टी थी, हम 182 की पार्टी थे और इसके बावजूद हमने बनाया। तो आप हमारे आधार के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे या हम आपके आधार पर पहुंचे थे। और 117 सीटें हम लड़ते थे, 167 आप। उसके बाद हम ये कहते थे जिसकी सीट ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। मैं चाहती हूँ फुल स्क्रीन प्लीज। रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दी जा रही है और आपने अभी कुछ देर पहले देखा एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस, ये सब वहां पर। अमित शाह इस वक्त देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये सभी अंतिम दर्शन करने के लिए, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। पारसी रीति रिवाज से अलविदा कहा जाएगा रतन टाटा को। आज भारत का असली रतन हमें छोड़कर चला गया है। रतन टाटा की जितनी तारीफ की जाए, उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। ये तस्वीरें आज आपको दिखाना जरूरी है। ये लाइव तस्वीरें हैं, पूरा अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। और इस बीच तिवारी जी, ये बातें जो बार बार चल रही हैं, आप लोग, मैं फिर कह रही हूं ना, बीजेपी से तो आपको लड़ना है, लेकिन आप ये जो इंडिया गठबंधन है और इसमें जिसने कहा है मैं सीनियर, आई एम द बिगेस्ट ब्रदर, और वो है कांग्रेस, आप कैसे, ये वो बात हो गई है कि आप दूर भी नहीं कर सकते और पास भी नहीं ला पा रहे हैं। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं संक्षेप में, और उसके बाद रवि जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा स्पष्ट तय हो चुका है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है, लेकिन हर पार्टियों में कुछ नेता होते हैं जो अपने आप को सीएम बोल के प्रोजेक्ट करते हैं।
लेकिन महाराष्ट्र में एक मान्य नेतृत्व उद्धव जी का है और उद्धव जी ही लो महाविकास आघाड़ी के सीएम का चेहरा बोल के चुनाव में जाएंगे, ये बात तय हो चुकी है। और आप मैं देखो समाजवादी पार्टी की चिंता सुधांशु कर रहे हैं, शिवसेना की भी चिंता सुधांशु कर रहे थे। सुधांशु जी आपकी पार्टी 288 में से 128 सीटें भी लड़ेंगी नहीं। अब आपके महाराष्ट्र में इतने बुरे हाल है कि आपको बोझा हो गया एक नाथ शिंदे का और अजीत पवार का। आप यहाँ के संगठन मंत्री बन जाइए तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने निकम्मे लोगों की पार्टी हो गई है। ये पार्टी अभी टिकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में आपके बुरे दिन आ चुके हैं और उद्धव जी आपको बता देंगे कि हिंदुत्व क्या है और बहुजन हिताय बहुसुखाय हिंदुत्व क्या है। मैं किशोर तिवारी जी को याद दिलाना हूं, बुरे दिन शिवसेना के साथ पहली बार सरकार थी और मनोहर जोशी पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप पे यह आरोप है कि आप बाल ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। किशोर जी आप तो पुराने व्यक्ति, आपको याद होगा क्या जवाब दिया था मनोहर जोशी ने? हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और आज उद्धव ठाकरे जी की स्थिति क्या हो गई? दो रिमोट बाहर से हैं। एक एनसीपी का रिमोट है, एक कांग्रेस का रिमोट है। इधर से ये बटन दबता था, उधर से वो बटन दबता था। आप सोचिए किस हालात में आकर आप लोग आके खड़े हो गए। गांधी जी और शरद पवार जी से कहलवा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में आप नाना पटोले जी से और सुप्रिया सुले से ही कहलवा दीजिए। किसान ये कहते थे, वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे दोनों बैठे थे। मैं चाहूं तो आज ये दोनों मंत्री बन सकते हैं, ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए वो हनक थी, वो सम्मान था, वो गरिमा थी कि मुख्यमंत्री कहता था मैं रिमोट से चल रहा हूं। 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। सोचिए क्या स्थिति है। आपने कहा हिंदुत्व सिखाएंगे, वो कह रहे हैं पहले रिमोट कंट्रोल तो छीन लीजिए। देखिए मैंने बात सुनी, सुधांशु जी आपकी पार्टी के सारे लोग यही कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। हाँ, हम सोनिया जी राहुल जी के शरण में चले गए। देखिए जनता में हम जा रहे हैं, आपके ये बातें बहुत पुरानी हो गई। जिस तरीके से तुमने शिवसेना को तोड़ा, जिस तरीके से तुमने हमारे एमएलए लेके भाग गए, फिर अजीत पवार और शरद पवार में झगड़ा लगाया, ये सब लोगों को नागवार गुजरा है। सुधांशु जी पर्सनली मिलेंगे तो आप भी बोलेंगे कि ये क्या कचरा भर लिया हमने। तो ये सब कचरा आपको महंगा पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके इस विषय को हम जनता में लेके जाएंगे। एक सेकंड किशोर तिवारी जी, एक सेकंड, ये किसको कचरा कह रहे हैं आप? आपकी पार्टी में अजीत पवार कचरा थे? ये कचरा शब्द का मैं जरा स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। डिप्टी सीएम थे तो आपकी पार्टी में कचरा डिप्टी सीएम थे? अरे भाई, मैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी किसने बोला? 70,000 का करप्शन किया। अरे भाई ये तो कहेंगे, ये तो बैठे हुए विपक्ष में, पर आप बताइए ना, आपसे छीना है तो कचरा छीना है आपसे। अरे भाई हमने नहीं कहा, ये परजीवी इन्होंने कह रहा है। जितने भी ओछी बातें अभी आपने कहा, अपनी बात मत पलटिए। आप कह रहे हैं कचरा आप लोगों ने भर दिया है, तो ये आप कहिए ना, इतना मादा रखिए ना। आप बोल चुके हैं तो फिर कहिए, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। कह दीजिए कि अजीत पवार कचरा है, कह दीजिए कि शिंदे कचरा है, एक नाथ शिंदे जो सीएम है, ये दोनों कचरा है, इनके साथ वाले समर्थक सब कचरा है। देखो रूबिका लियाकत जी, मैं आपको बताता हूं, हमारे एक नाथ शिंदे के पार्टी के मिनिस्टर कहते हैं कि जब भी मैं कैबिनेट के मिनिस्ट्री में जाता हूं और अजीत पवार के साथ बैठता हूं तो मुझे वोमिटिंग होती है। मैं अनईजी हो जाता हूं, मुझे ग्लानी आती है। तो सुधांशु जी ये किस वजह से होता है बताइए। तो मैंने जजमेंट ले लिया कि ये कचरे के वजह से होता है। तो ज्यादा कचरा रखने से आपके सहयोगियों को ग्लानी हो रही है। तो ये सब चीजें आपने गलत की है, मंजूर करो। पूरी दुनिया देख रही है, गजब कर रहे हैं आप। वो आदमी जो पूरी जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी आपके साथ रहे, बाकायदा जो है उद्धव ठाकरे के साथ हो या फिर कांग्रेस के साथ हो या फिर शरद पवार के साथ हो, आज आप कह रहे हैं उनको कचरा है।
हैं? आप अजीत पवार को कचरा कह रहे हैं, शरद पवार के भतीजे कचरा हो गए। सुधांशु जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, रवि जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 20 कचरा सेकंड भरा में। हुआ आपने। इन्होंने कहा कि दिल से कौन क्या सोचता होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जब वो देखते होंगे कि आप किन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए, जिनके बारे में बाल ठाकरे साहब क्या बोलते थे। आप शिवसेना अपना नाम रखते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जब औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे जी के सर्वमान्य नेतृत्व में राज्यसभा भेजा, जिसने जाके मरसिया पढ़ा, औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह कहा। साहब, और आपके कार्यकर्ताओं के दिल में क्या फीलिंग आती होगी, उन लोगों के मन में कैसी वोमिटिंग होती होगी जब वो कांग्रेस के साथ बैठते होंगे और बाल ठाकरे जी के पुराने स्टेटमेंट्स उनको याद आते होंगे। किशोर तिवारी जी, कभी तो आप दिल से आप सोचते होंगे, अरे तो आपको भी अतीत यही में लगता कितना होगा जियोगे कि शाम तक अभी सुबह की बंबई नजरों से बेचने को उतर जाते निकले। हैं, इस कदर अरे समझौतों अडानी- पे जीते हैं कि जमीन ही मर जाती बंबई है। दे दी आपने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं किशोर जी आज अभी मत की बताइएगा परिस्थिति में प्लीज। आप वर्तमान में बात करें। दोनों को नहीं, मैंने तो बाकी मेहमानों को भी इनवाइट किया है ना। वो रवि जी देखिए कितना सब्र से इंतजार कर रहे हैं। रवि जी, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तो काम कर गई, वहां हरियाणा में जहां से बाकायदा बाहर जो है वो पूरी जमाने को देखा है, हिसार के लड़के अरविंद केजरीवाल ने, वहां जमानतें जब्त हो गई। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि चुनाव में हार के बाद कोई शोक नहीं मनाया जाता, कोई उसकी तेरवी नहीं की जाती है, विश्लेषण किया जाता है कि क्यों हुआ। अब भाई देखिए, आम आदमी पार्टी 89 सीटें लड़ी, 88 पे उसकी जमानत जब्त हो गई, मगर कई सीटों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन भी किया आम आदमी पार्टी ने, और 1.78% वोट भी मिले हरियाणा के अंदर। और अगर शायद कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया होता, जैसी मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो आज शायद उनको भी फायदा होता, आम आदमी पार्टी मतलब को रवि भी जी फायदा फोन होता। उठा लिया आप एक बात होता देखिए, कांग्रेस ने, तो आज जो है यहाँ पर सुधांशु जी मुस्कुराना रहे होते हरियाणा में तीसरा टर्म रिपीट करके, है ना। देखिए, अखबार की खबरें तो ये थी कि शायद श्री राहुल गांधी जो है वो इस गठबंधन के लिए तैयार थे, मगर जो लोकल लीडरशिप थी वो पक्ष में नहीं थी। पर ठीक है, अब तो वो बातें पास्ट हो गई। आप एक बात देखिए, जो महराज मलिक, आम आदमी पार्टी ने कश्मीर की पावन धरती पर भी अपने पांव रख दिए हैं। एक एमएलए चुन के आया है डोडा से, और एमएलए के बयान सुनिए आते के साथ ही कि अब यहाँ की जनता को भी अच्छी गवर्नेंस मिलेगी, अब यहाँ पे भी सड़कें अच्छी बनेगी, अब यहाँ पर भी शिक्षा मिलेगी, अब यहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। अगर देश की जनता नहीं जानती है तो बस मैं इतना बता दूं कि महराज ने पिछली बार जब चुनावी मैदान में वो ताल ठोकना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत ईमानदार नेता के तौर पर महराज की पहचान है। वहां पर चंदा इकट्ठा करके उस लड़के ने जो है लड़ाई लड़ी है। किसी एक भी भ्रष्टाचारी को महराज ने बख्शा नहीं है, ये बात सही है और ये माननी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि देखिए, आपकी पार्टी से जुड़कर एक स्ट्रगलर जो है वो विधायक बन जाता है, वहां हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी आपको छूने भी नहीं देती है, राहुल गांधी, कांग्रेस। देखिए, आज की तारीख में आपके लिए मजबूरी है कि मजबूती है? टेल मी द ट्रूथ सर। दिल्ली में मार्च करने वाले हैं वो, याद रखिएगा। हमेशा मजबूती रहेगी। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी बड़ी पार्टी के साथ मिल करके कोई उसको धोखा नहीं देगी, कोई उसका नुकसान नहीं करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। आज आम आदमी पार्टी आप देखिए, चाहे कश्मीर हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह पर आम आदमी पार्टी के पांव पड़ चुके हैं। हर जगह पर आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो जनता तक पहुंच चुकी है, और यही वजह है कि जनता अब उन चीजों की डिमांड करने लगी है जो हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जो उन्होंने कभी नहीं दिए। वो खाली लोगों को रामनामी बांटते रहे, रामनामी या हिंदू मुसलमान करते रहे,
उन्होंने कभी उन चीजों की बात भी नहीं की कि भाई अस्पताल अच्छे बना दो, स्कूल अच्छे बना दो, रोजगार दो लोगों को, महंगाई कम करो। नहीं, इसकी पर आप बात लोगों ही को नहीं करते रामनामी कभी से ये। प्रॉब्लम क्या है? हमेशा इनके नहीं, मुंह से आपको आप रामनामी सुनिए से कि प्रॉब्लम क्या है? औरंगजेब ने 500 साल नहीं, औरंगजेब ने 500 साल पहले ये किया, बाबर ने 200 साल पहले ये किया, 100 साल पहले नहीं, पर औरंगजेब से, बाबर से आपको इतनी चिढ़ मचती नहीं ये है। आज की बात नहीं है ना, करते। वो नहीं वहां ये आज जाकर के कोई मुद्दों की मर्सिया बात पड़े कभी उसमें नहीं आपको करते। दिक्कत नहीं होती है, लेकिन राम नामी बांटने पे, राम मंदिर बना अरे, देने पर आप लोग को परेशानी क्यों हो जाती है? सर, मैसेज अच्छा नहीं जाता है, आप लोग समझते वो क्यों नहीं है? मुद्दा खत्म हो गया। कांग्रेस को, इनके पास कांग्रेस दो के ही साथ मुद्दे थे। आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप बीजेपी को नीचे दिखाने के चक्कर में भगवानों का, हिंदुत्व का, इस धर्म का काहे अपमान कर जाते? क्या प्रॉब्लम है रामनामी बांटने में, मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम तो इनसे बड़े रामनामी हैं। हमें तो इनसे सिर्फ ये कहना है कि दो ही मुद्दे बड़े वाले थे हैं इनके तो फिर पास। बांटिए ना, एक आपको किसी ने राम रोका मंदिर है पे क्या? सोचते थे कि आज तो देश में भूचाल आ जाएगा, राम मंदिर बना दिया, और एक दूसरा 370 हटा दी तो कश्मीर में भाजपा का परचम लहरा जाएगा। क्या हो गया देख लीजिए आप, दोनों मुद्दे मुंह के बल सड़क पे गिर गए। 30 सेकेंड, सुधांशु जी जवाब दीजिए। मलूक नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके रवि जी, ओके रवि जी, आप कह रहे हैं आप जहां जाएंगे वहां पार्टी को बढ़ाएंगे, कांग्रेस को आप बढ़ाने वाले हैं, कांग्रेस आपको नहीं बढ़ाने वाली है ना, ये आपने कहा। और दूसरा, रामनामी पर भी बात देखिए करिए। इनको, सुधांशु जी प्लीज 30 सेकंड। मलूक नागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल इनको बताता हूं, जम्मू कश्मीर में हमारी सीटें ही नहीं आई हैं ज्यादा, सबसे बड़ी पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स। महोदय, सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर हम बन के आए हैं। और जम्मू कश्मीर में वो दिन चले गए जब आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते थे, पत्थरबाजी होती थी, जुमे की नमाज में बाहर कोई निकलती हुई भीड़ किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार देती थी और लोग कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। जिस लाल चौक के ऊपर 90 के दशक में राज्यपाल भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा नहीं फहरा पाते थे, वहां आपने चुनाव प्रचार देखा इन चुनावों में, और आपने डल लेक के ऊपर तमाम टीवी चैनलों को अपना कार्यक्रम करते हुए देखा है। 63% वोट पड़े हैं, छम सेक्टर में 80% वोट पड़े हैं, और उसमें भाजपा को सर्वाधिक वोट मिला है। मगर आप जब आम आदमी पार्टी वाले कहते धोखा नहीं दिया, महोदय आपने तो अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी शराब घोटाले के बाद, किरण बेदी को धोखा नहीं दिया, कुमार विश्वास को धोखा नहीं दिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शादिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, अरे कितने एडमिरल रामदास, अरे किसको, आपके लिए तो वो लाइन लागू होती है। रवि जी अब सुन लीजिए, अपने में टर्न पे बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, दर्शकों के साथ अन्याय होता है। आम आदमी पार्टी ने तो, रवि जी, आम आदमी पार्टी ने तो इतने धोखे दिए, इतने धोखे दिए हैं। केजरीवाल जी ने जो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, धोखा दे दिया। सारी संसद चोर है, धोखा दे दिया। कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, धोखा दे दिया। तो एक लाइन आपके लिए लागू होती है कि किसको लाऊं जवाबे सदन में। रवि जी एक लाइन, भाई बीच में डिस्टर्ब मत करिए, एक लाइन सुन लीजिए। इनके लिए एक लाइन लागू होती है कि किसको लाऊं जवाबे सनम में, कोई नजरों में जचता नहीं है, इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए महाराष्ट्र के चुनाव है, तिवारी जी, अजीज खान साहब, रवि जी और सुधांशु त्रिवेदी जी अभी तो बहुत आगे जाएंगे। मलूक नागर जी, मुझे पता चला आप अभी जुड़े हैं और वो भी गाड़ी से। मैं माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।